नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मेथड 2 की, जो कि सेमेस्टर नंबर 2 में आता है एंड इसकी यूनिट नंबर 5 के बारे में, जो कि लास्ट यूनिट है। और इसी के साथ हमारा लीगल मेथड 2 जो कि सेमेस्टर 2 में आता है उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो लीगल मेथड 2 सब्जेक्ट है ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं आता है सेमेस्टर 2 में, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें सेमेस्टर नंबर 2 में भी आता है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पहला टॉपिक आता है फेडरल कोर्ट, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन मोफिजिल, Justice, Equity and Good Conscience, Law Reform, Law Commission 1, 2, 3, Law Commission Report, Lexi Loki Report। तो बेसिकली ये इसके टॉपिक्स हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट के बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार समझा चुका हूं। मतलब वो कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले आए थे, मतलब फेडरल कोर्ट वो कोर्ट्स थे जो कि हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के बाद आए थे, बट सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के पहले आए थे। तो बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ तो जो फेडरल कोर्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश था दिल्ली में, उसी को बना देगा सुप्रीम कोर्ट इन 1950। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो फेडरल कोर्ट थे वो 1937 में स्टैब्लिश हुए। और इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे इन 1861, उससे अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल में। और ये क्या कर रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस जाते थे और फिर उसकी अपील प्रिवी काउंसिल में, तो मतलब प्रिवी काउंसिल को बर्डन कर रहा था। बट इसको रिलैक्स करने के लिए, मतलब प्रिवी काउंसिल को रिलैक्स करने के लिए बनाए गए फेडरल कोर्ट। अब क्या हुआ, इन 1937 फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हो गए और अब हाई कोर्ट से अपील जाने लगी फेडरल कोर्ट में, एंड देन फेडरल कोर्ट से अपील जाने लगी प्रिवी काउंसिल में। तो ये चेंज हो गया, जिसकी वजह से फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट जरूरी था, ताकि प्रिवी काउंसिल पे प्रेशर या बर्डन कम हो सके, मतलब वहां जो केसेस पहुंच रहे थे वो कम पहुंचे। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 की एक्ट थी, उसके थ्रू फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुए, which was landmark act passed by British Parliament to grant autonomy to Indian provinces and lay foundation for federal structure। तो बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्या पावर का डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फेडरल इन नेचर है, दैट इज द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो क्या है, ये फाउंडेशन था। मतलब क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर को किस तरीके से फाउंडेशन करा इसने, क्योंकि अब क्या था, पहले सिर्फ हाई कोर्ट थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने से पहले सिर्फ हाई कोर्ट थे। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई तो इसने फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, हाई कोर्ट्स के बाद एक यूनिफाइड कोर्ट बना दिया, जिसको बोला फेडरल कोर्ट, जिसको आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। और ये यूनिफाइड कोर्ट क्या हुआ, ये सेंट्रल का कोर्ट था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्ट होने की वजह से ये क्या है, अगर कोई भी हाई कोर्ट है, मान लो 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे, या फिर कोई भी अदर लोअर कोर्ट है, उससे अगर अपील जानी है तो कहां जाएगी, एक ही कोर्ट में, दैट इज फेडरल कोर्ट। और ये स्टैब्लिश हुआ दिल्ली में, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग इजीली उस चीज को प्रेफर भी कर पा रहे थे। तो इस तरीके से इसने पावर डिवाइड कर दिया। तो स्टेट प्रोविंसेस के जो हाई कोर्ट थे वो स्टेट हाई कोर्ट हो गए, और उसके थ्रू एक सेंटर फेडरल कोर्ट बना दिया गया, जिससे फेडरल कोर्ट में अपील जाएगी फ्रॉम स्टेट हाई कोर्ट्स। देन उसके बाद इनॉग्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर 1937, location initially seated in Delhi, later functions were taken over by the Supreme Court of India in 1950। तो बेसिकली इसी के फंक्शंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ गए, और सेम सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में एस्टैब्लिश है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि फेडरल कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स। तो फेडरल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पावर क्या थी, जो फेडरल कोर्ट था उसका 3-fold ज्यूरिसडिक्शन था, मतलब 3 लेवल का ज्यूरिसडिक्शन था। पहला था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि केस की शुरुआत कहां हो, फेडरल कोर्ट में हो। अब पहले भी वीडियोस में बहुत बार मैं क्लियर कर चुका हूं। तो फेडरल कोर्ट में, जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताऊं कि आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिसडिक्शन क्या होता है, स्टेट वर्सेस स्टेट का अगर केस होगा तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा अगर सेंटर वर्सेस स्टेट होगा तो कहां जाएगा, इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सिमिलरली जो फेडरल कोर्ट था उसका क्या था कि 3-fold जुरिसडिक्शन था, मतलब उसमें जो फर्स्ट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मतलब जहां से केस की शुरुआत होगी, वो अगर स्टेट वर्सेस स्टेट है या फिर सेंटर वर्सेस स्टेट है तो डायरेक्टली शुरुआत कहां से होगी, फेडरल कोर्ट से होगी। देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपील्स, जो कि लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट से अगर अपील आ रही है तो कहां जाएगी, फेडरल कोर्ट में जाएगी। तो इसमें जो फेडरल कोर्ट के पास लिमिटेड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन था टू अपील फ्रॉम हायर कोर्ट्स डिसीजन इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल मैटर्स। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल मैटर्स की जो हाई कोर्ट से अपील होती थी वो कहां जाती थी, फेडरल कोर्ट में जाती थी। देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एडवाइस करने की पावर। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब क्या है, जो गवर्नर जनरल कुड रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ टू फेडरल कोर्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन का यहां पे मतलब यह है कि फेडरल कोर्ट जो भी बोलेगा वो क्या होगा, नॉट मैंडेटरी। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है
उसने अगर एडवाइस मांगी फेडरल कोर्ट से तो हो सकता है उस एडवाइस को वो माने और हो सकता है वो एडवाइस वो ना माने। तो एडवाइस का तो यही मतलब होता है कि अगर एडवाइस देने वाले की बात समझ में आ रही है तो एडवाइस मान लो, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। देन दीज आर योर नोटेबल केसेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरल कोर्ट क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैड सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन फोरम टू रिजॉल्व फेडरल डिस्प्यूट एंड इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पे मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटरप्रेट करने का राइट किसके पास आ गया? फेडरल कोर्ट के पास, जो कि क्या था? इंडिया का कोर्ट था। और इंडिया के कोर्ट होने का मतलब क्या है? कि इंडिया का सेंट्रल जुडिशियल कोर्ट था ये फेडरल कोर्ट। हेल्प स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल अक्रॉस प्रोविंसेस। तो बेसिकली क्या है? फेडरल कोर्ट आने के बाद जो लीगल प्रिंसिपल्स अभी तक डिवाइडेड थे बिटवीन इंडियन कस्टम्स एंड ब्रिटिश लॉ, तो वो डिवीजन खत्म हो गया। मतलब ब्रिटिश लॉ फॉलो किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर। देन सर्व्ड एज precursor to Supreme Court of India, which inherited and expanded its jurisdiction under the Constitution of India. तो बेसिकली ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रीकर्सर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? डिसेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो कहां से आया? फेडरल कोर्ट से आया। देन इनहेंस लीगल यूनिटी इन कॉलोनियल इंडिया ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ट्रांजिशन चल रहा था, मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर से कहां जा रहे थे? फेडरल, मतलब डिवीजन ऑफ पावर में जा रहे थे फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पावर। मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर जो अभी तक थी उसे डिवाइड करा जा रहा था, और जिसकी वजह से लीगल यूनिटी आई बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है। एबॉलिशन एंड सक्सेशन क्या हुआ? द फेडरल कोर्ट सीज्ड टू एग्जिस्ट ऑन 28 जनवरी 1950, 2 days आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब से इन्फोर्स हो गया उसके 2 दिन बाद फेडरल कोर्ट का सिस्टम खत्म कर दिया गया, उसको एग्जिस्टेंस से हटा दिया गया। इट वाज सक्सीडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया इसके बाद, व्हिच बिकेम एपेक्स कोर्ट विद एक्सपेंडेड पावर्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट, वाइड अपीलेट जुरिसडिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पावर इन मॉडर्न टाइम्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने एस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एपेक्स कोर्ट है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वो एस्टैब्लिश कहा है? दिल्ली में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। देन अपीलेट जुरिसडिक्शन जो है वो किसके पास आ गया? सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 133 एंड 132, ठीक है। तो ये सब चीजें आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि आर्टिकल नंबर 32 का एक एस्पेक्ट है, और आर्टिकल नंबर 136 जो कि एसएलपी की बात करता है उसका एक एस्पेक्ट है। तो ये सारी चीजें आ गई सुप्रीम कोर्ट में बाय द फेडरल कोर्ट। देन दिस इज द कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन आप देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे जो देश में जो भी क्रिमिनल लॉज चलते थे या फिर जो सिविल लॉज भी चलते थे वो कहां से चलते थे? फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। बेसिकली अब जो क्रिमिनल लॉ पहले चलता था आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया गया और क्या बना दिया गया? बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये बन गया। बट जो इनका डेवलपमेंट हुआ वो कहां से हुआ? ब्रिटिश टाइम में हुआ। तो इसके लिए बनाया गया जो पीरियड था वो था 1790 से लेके 1861 तक, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एरर था। मतलब जो इंडिया का लॉ था उसको बदला जा रहा था, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। मतलब जो कस्टमरी लॉ था उसको हटा के ब्रिटिश का लॉ इन्फोर्स किया जा रहा था। तो क्रिमिनल लॉ का डेवलपमेंट हुआ एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आज का जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये तीनों चीजें, वो सब का बैकग्राउंड क्या है? ये लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया का वो इस तरीके से हुआ। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड बिफोर 1970, तो 1970 से पहले जो बैकग्राउंड था वो क्या था? क्रिमिनल लॉ वेरिड बाय रिलीजन। तो रिलीजन के हिसाब से क्रिमिनल लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाता था या क्रिमिनल लॉ का इन्फोर्समेंट किया जाता था। तो हिंदू और मुस्लिम 2 रिलीजन मेजर थे इंडिया में। तो मुस्लिम्स के लिए शरिया था और हिंदूज के लिए धर्मशास्त्र, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्रिमिनल लॉ का इन्फोर्समेंट किया जाता था। कस्टमरी प्रैक्टिस चलती थी डिफरेंट रीजन्स में, एंड पनिशमेंट ऑफ हार्श, आर्बिट्रेरी एंड बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास डिस्टिंक्शन। तो बेसिकली जो भी कस्टम जो भी हमारा था वो कास्ट और क्लास में डिवाइडेड था, और कास्ट और कास्ट में डिवाइडेड होने की वजह से जो सजा होती थी वो भी कास्ट और क्लास में डिवाइडेड थी। मतलब अगर कोई गलती ब्राह्मण करता था या अगर कोई गलती शूद्र करता था तो उस केस में ब्राह्मण को पनिशमेंट ज्यादा मिलती थी एज पर कस्टमरी लॉ, एंड शूद्र को पनिशमेंट कम मिलती थी बिकॉज ब्राह्मण को ज्ञानी माना जाता था। अगर वो गलती करा है तो उसमें पनिशमेंट उसको ज्यादा मिलेगी। देयर वाज नो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। तो मतलब यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम नहीं था, सबके लिए अलग अलग लीगल सिस्टम चलता था। देन फेजेस ऑफ क्रिमिनल लॉ डेवलपमेंट, क्या फेजेस हैं? रिफॉर्म अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर जो रिफॉर्म आए वो क्या था?
जुडिशियल प्लान 1790 से लेके 1793, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, मतलब जो पावर था एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रो में डिवाइड हुई। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट कराना, और जुडिशियल रो मतलब अगर लॉ में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें जस्टिस प्रोवाइड करना। क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दैट इज जिला कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। प्लस निजामत अदालत, प्रोविंशियल कोर्ट की अदालत थी, एंड सदर निजामत अदालत जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश थी, और इसकी अपील इसमें जाती थी। मतलब निजामत अदालत से अपील जाती थी कहां? सदर निजामत अदालत में। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स था। उसके बाद अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या था? यूरोपियन जजेस को इंट्रोड्यूस करा ताकि इंपार्शियलिटी आ सके। देन एम्फसाइज ड्यू प्रोसेस एंड फॉर्मल प्रोसीजर, तो बेसिकली एक ड्यू प्रोसेस स्टैब्लिश किया और फॉर्मल प्रोसीजर स्टैब्लिश किया ताकि एक प्रोसेस से लॉ को इन्फोर्स कराया जा सके। उसके बाद इंट्रोड्यूस रूल्स ऑफ एविडेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अपील्स, तो बेसिकली जो हमारा आज के डेट में सबूत और गवाहों के रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, और अपील का प्रोसेस, अगर आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ। देन उसके बाद रेगुलेशन पीरियड, रेगुलेशन पीरियड क्या है? 1793 से लेके 1834 तक। अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन पास टू स्टैंडर्डाइज क्रिमिनल लॉज अक्रॉस प्रोविंसेस, तो बेसिकली कई सारे रेगुलेशंस पास हुए ताकि जो क्रिमिनल लॉज हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर सके, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ बना सके। अटेम्प्टेड टू रिड्यूस रोल ऑफ पर्सनल लॉ, तो जो पर्सनल लॉ अभी तक चलता था शरिया एंड हिंदू लॉ में धर्मशास्त्र, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की इन क्रिमिनल मैटर्स। एंड प्रमोटेड यूनिफॉर्म सेंटेंसिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी एटसेट्रा, तो बेसिकली सेंटेंसिंग का यूनिफॉर्मिटी बनाई गई। मतलब जो अभी तक क्लास सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ क्लास और कास्ट सिस्टम में डिवाइड थी उसको खत्म किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी आई सेंटेंसिंग में। मतलब अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसको एक तरीके से सजा दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास और कास्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ कोडिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस किया, मतलब जो ऑफेंसेस है जैसे थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, इसको कोडिफाई करा, मतलब रिटर्न में कर दिया। और रिटर्न में करने से क्या हुआ? अगर कोई भी पर्सन वो ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। देन आता है आपका नेक्स्ट, लॉज स्टिल लैक कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन, तो ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन का मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लिखा हुआ नहीं था। देन अप्लाइड डिफरेंटली इन प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मफसल एरिया, तो मफसल एरिया में जो था उसमें कस्टमरी लॉ चलता था। ठीक है, और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स था उसमें क्या था? हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गए या फिर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश था इन कैलकाटा, तो उसमें क्या चलता था? ब्रिटिश लॉ चलता था। ठीक है, तो यहां पे अभी भी डिफरेंस था, मतलब कौन सा लॉ कौन फॉलो किया जाएगा और किस इंडियन पे कौन सा लॉ लगाया जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी अभी भी। देन मैकोले एंड इंडियन पिनल कोड, तो उसके बाद आया नेक्स्ट एरा, दैट इज मैकोले का एरा, लॉर्ड मैकोले। एंड देन इसमें क्या था? इंडियन पिनल कोड बनाया गया, जो एरा था 1834 से लेके 1861 तक का। तो इसमें आईपीसी का फॉर्मेशन हुआ, और इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ लॉ कमीशन का। तो जो आईपीसी बना वो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बना, तो बेसिकली ड्राफ्ट तैयार हुआ था फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू इन द पीरियड ऑफ मैकोले। एंड जो लॉ कमीशन थी वो चेयर्ड बाय लॉर्ड थॉमस बैगिंगटन, मैकोले से एस्टैब्लिश थी, मतलब चेयर्ड थी। एंड देन मैंडेटेड ड्राफ्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल कोड, तो बेसिकली एक क्रिमिनल कोड बनाया गया, दैट इज आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन वो एक सेकुलर लॉ बनाया गया। और सेकुलर लॉ का मतलब क्या है कि आपका कास्ट और आपका रिलीजन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने ऑफेंस किया है तो आपको एक ही बराबर सजा मिलेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कास्ट या क्लास के हो या फिर कौन से रिलीजन के हो। देन इसमें बना इंडियन पिनल कोड 1860, जो कि आज की डेट में रिपील हो चुका है। ठीक है, आज की डेट में खत्म हो चुका है। और इसमें क्या है? फाइनलाइज्ड बाय लॉ कमीशन, came in force on 1st January 1862, codified criminal law system in India, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम ये कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ था, मतलब रिटन क्रिमिनल लॉ था। सेलिएंट फीचर्स क्या है? सेक्युलर इन नेचर, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, तो अभी तक जो चीज रिलीजन के बेसिस पे बनती थी, मतलब हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ, वो चीज अब खत्म हो गई। मतलब अब वो क्या है? सेक्युलर है, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बराबर बात है। देन कवर्ड वाइडर रेंज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा, तो बेसिकली इसमें जो चैप्टराइजेशन किया गया था आईपीसी के अंदर, उसमें सारी वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस को रखा गया था, मतलब कुछ भी एस्पेक्ट छोड़ा ना जाए, इस तरीके से बनाई गई थी, जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन, जिसमें ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस आते थे जैसे मर्डर, रेप वगैरह। उसके बाद प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो भी इसमें कवर हुआ, जैसे थेफ्ट, रॉबरी एटसेट्रा। स्टेट के अगेंस्ट जैसे सेडिशन या फिर वेजिंग वॉर एटसेट्रा। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, अगर मान लो कोई भी पर्सन राइट वगैरह करता है तो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, तो इस तरीके के सारे इसमें चैप्टराइजेशन किए गए। उसके बाद इंट्रोड्यूस क्लियर डेफिनेशन, ग्रेडेड पनिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ट्रायल्स, तो बेसिकली इसमें क्या था? क्लियर डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्लॉज था, एंड मतलब एक प्रॉपर पार्ट था फॉर डेफिनेशन। एंड ग्रेडेड पनिशमेंट डिफाइंड थी, हर चीज के लिए पनिशमेंट अलग से डिफाइंड थी। एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ट्रायल्स, मतलब ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो भी डिफाइंड था। देन
इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म 1790 से लेके 1861। तो बेसिकली इसमें क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये आप एक टेबुलर फॉर्म में मैंने बना दिया है, तो आप पढ़ लोगे, इसमें आपको कुछ भी समझ में ऐसा ना आए जो ना आए, तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप पढ़ोगे, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन मॉर्फोजल कोड्स, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो बेसिकली मॉर्फोजल कोड्स जो थे वो कंपनी कोड्स थे, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं लगता था। वो कैसे इस तरीके से करते थे, वो कस्टमरी लॉ के बेसिस पे एडजस्ट करते थे पीपल को, मतलब लोगों को जो भी उसके अंदर आते थे उनको कस्टमरी लॉ के बेसिस पे न्याय दिया जाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रिटिश लॉ। तो व्हाट आर मॉर्फोजल कोड्स? तो फर्स्ट चीज है हमारी, उसमें मॉर्फोजल रेफर्स टू एरिया आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स, रूरल प्रोविंशियल एरिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो बेसिकली जो कैटेगराइजेशन था जिसमें लोग एरिया को प्रेसिडेंसी टाउन में बना दिया था, उसके अलावा जो रूरल एंड प्रोविंशियल एरिया बचे थे वो क्या थे, मॉर्फोजल रेफर, उनको मॉर्फोजल बोला जाता था। मॉर्फोजल कोर्ट पर एस्टैब्लिश टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन प्रोविंशियल रीजन्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो बेसिकली मॉर्फोजल कोर्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चलता था, और ये जस्टिस कहां देते थे, प्रोविंशियल रीजन्स पे। और अगर कोई भी ऐसा प्रेसिडेंसी टाउन है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इन कलकत्ता, प्लस गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सके। कंसेप्ट क्या है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब जस्टिस मतलब न्याय देना, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इक्विटी और इक्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है। इक्वालिटी का मतलब क्या है, सपोज आपके पास 9 रुपीज हैं और 3 लोग हैं। अब 3 लोगों में इक्वालिटी का अगर आप प्रिंसिपल लगाओगे तो सबको 3-3 रुपए दे दोगे तो 9 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट इज इक्वालिटी। बट अगर आपके पास मान लो 9 रुपीज है और 3 लोग हैं और आपको इक्विटी का प्रिंसिपल लगाना है, तो आप उसमें क्या देखोगे, किसको कितनी जरूरत है। सपोज 3 लोग हैं, ए बी सी। अब ए को मान लो 3 रुपए की जरूरत है, बी को मान लो 1 रुपए की जरूरत है, और सी को मान लो 5 रुपए की जरूरत है। तो क्या करोगे आप, ए को 3 रुपए दे दोगे, बी को 1 ही रुपए दोगे, और सी को 5 रुपए दे दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विटी के प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे लॉ में कहा जाता है कि इक्वालिटी से जस्टिस हो जरूरी नहीं है, कभी कभार इक्विटी से भी जस्टिस करना पड़ता है, ठीक है। देन गुड कंसाइंस, मतलब आपका जो कंसाइंस होना चाहिए, मतलब इंटरनल आपका जो अंदर जो मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, प्लस आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब अच्छे बिलीव में होना चाहिए। When judges in Moffill Court could not find applicable written law, they were instructed to decide cases based on justice, equity and good conscience. तो बेसिकली जब जजेस को कोई एप्लीकेबल रिटर्न लॉ नहीं मिलता था या फिर कोई कस्टमरी लॉ नहीं मिलता था, तो उस केस में वो क्या करते थे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे उस केस को डिसाइड कर देते थे, उस केस को खत्म कर देते थे, जज कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जजमेंट होती थी अगर कोई रिटर्न या फिर कोई कस्टमरी लॉ अवेलेबल नहीं है फॉर द केस। देन उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इनिशियली जस्टिस इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज। तो ये मैं बता ही चुका हूं, हिंदू लॉ के लिए धर्मशास्त्र और इस्लामिक लॉ के लिए शरिया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फेस चैलेंज अप्लाइंग दीज डाइवर्स इनकंसिस्टेंट एंड ऑफन अनरिटन लॉज अक्रॉस कम्युनिटीज। तो क्योंकि ये जो लॉज थे ये अनरिटन थे, प्लस इनकंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था ये लॉ, प्लस क्या था, इन लॉ का एप्लीकेशन बहुत मुश्किल था, बिकॉज ये लॉ कैटेगराइज थे इन डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट क्लास, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते थे कि किस पे क्या अप्लाई करना है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। दैट इज वाई उन्होंने ब्रिटिश लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया इन मॉर्फोजल कोड्स भी। बाद में उन्होंने ब्रिटिश लॉ को भी मॉर्फोजल कोड में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब ब्रिटिश लॉ उसमें आ गया तब इसमें क्या हुआ, मॉर्फोजल कोड केवल ब्रिटिश लॉ के थ्रू नहीं चलता था, वो पर्सनल लॉ व्हेन एप्लीकेबल, मतलब जब भी कोई केस आए जिस पर पर्सनल लॉ लग सकता है और पर्सनल लॉ बना हुआ है तो पर्सनल लॉ लगाते थे। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, अगर कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल नहीं है तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेस पे डिसीजन देते थे। देन टाइप ऑफ मॉर्फोजल कोड, तो ये क्या था, वॉरेन हेस्टिंग प्लान में दीवानी अदालत जो कि सिविल मैटर्स को डील करती थी, फौजदारी अदालत जो कि क्रिमिनल मैटर को डील करती थी। एंड ये दोनों अदालत क्या थी, सुपरवाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो सुपरवाइज करते थे इनको, बट ये अप्लाई क्या करती थी, इंडियन लॉ, दैट इज कस्टमरी लॉ। तो बेसिकली ये कस्टमरी लॉ अप्लाई करती थी। उसके बाद इन कोर्ट से जो अपील जाती थी वो सदर दीवानी अदालत या सदर निजामत अदालत में जाती थी। अगर सिविल केस है तो सदर दीवानी अदालत, और अगर क्रिमिनल केस है तो सदर निजामत अदालत। देन प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्रिंसिपल, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ स्क्रिप्चर ब्रिटिश जजेस अप्लाइड इंग्लिश लीगल डॉक्ट्रिन्स इफ दे सीम फेयर एंड रीजनेबल। तो बेसिकली जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल है वो इंसान अपनी ही मॉरल वैल्यूज के हिसाब से तो काम करेगा। तो जो ब्रिटिश जजेस थे वो क्या अप्लाई करते थे, जो स्पेसिफिक लॉ है अगर वो नहीं है या फिर कोई स्क्रिप्चर रिलेटेड में नहीं है तो वो क्या करते थे, इंग्लिश डॉक्ट्रिन अप्लाई करते थे, क्योंकि वही उनको पता थी और वही वो अप्लाई कर सकते थे फॉर गिविंग जस्टिस। देन दिस इज एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ दिस प्रिंसिपल। क्या है क्रिटिसिज्म, दिस गिव टू मच डिस्कशन टू जजेस लीडिंग टू एंग्लिसिटिज्म ऑफ इंडियन लॉ।
तो बेसिकली इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन जजेस को दे दिया। तो जजेस ने क्या करना शुरू करा, जरूरी नहीं था कि कोई लॉ रिटर्न में ना हो या कोई लॉ उस कस्टमरी लॉ पे ना बना हो कोई सिचुएशन पे, बट ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिश जजेस थे वो क्या करते थे, वो इंडियन लॉ को सेट असाइड करने लगे और वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे लोगों को जज करने लगे। समटाइम इग्नोर्ड लोकल ट्रेडिशन, कल्चर एंड कस्टम। तो इन्होंने कभी कभार लोकल ट्रेडिशन जो लोकली फॉलो किया जाता था, कल्चर को और कस्टम को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड जजेस विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफन यूज देयर ओन मॉरल कंपास। तो बेसिकली जिसको इंडियन सोसाइटी की पहचान, ये समझ बहुत कम थी, उन्होंने क्या करा, अपना ओन कंपास मतलब अपनी बुद्धि लगाना या अपनी मॉरल वैल्यूज लगाना शुरू कर दिया। देन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म इट हैज सम प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। क्या है एडवांटेजेस, अलाउड कोर्ट टू फंक्शन स्मूथली डिस्पाइट लीगल गैप्स। मतलब लीगल गैप्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तब भी करते थे और आज की डेट में भी करते हैं। तो क्या है, कोर्ट्स रुकते नहीं थे, वो फंक्शन करते रहते थे ऑन दिस प्रिंसिपल्स। उसके नेक्स्ट है प्रमोटेड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली क्या है, जो डिसीजन मेकिंग थी वो रीजनड होती थी। मतलब आपने अगर कोई भी जजमेंट दी है बेसिस ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, तो आप उसका रीजन भी दोगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा और ऐसे डिसीजन क्यों दिया। पेव्ड द वे ऑफ मॉडर्न कोडिफाइड लॉ। तो जो आज की डेट में कोडिफाइड लॉ है उसके लिए रास्ता बनाया जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। तो बेसिकली आज जो लॉ बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है। देन इंपैक्ट ऑन लीगल डेवलपमेंट, ये आप देख लोगे, इसमें आपको कुछ भी समझाने वाला नहीं है, वन लाइनर है एंड दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉ रिफॉर्म एंड लॉ कमीशन, दैट इज 1834 ऑनवर्ड। तो बेसिकली लॉ रिफॉर्म हुआ और लॉ कमीशन बनी आफ्टर 1834। ठीक है। तो लॉ रिफॉर्म कैसे, लॉ को रिफॉर्म करना पड़ा, मतलब सिस्टमैटिकली रिफॉर्म करना पड़ा, कोडिफाई करना पड़ा और यूनिफाई करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लॉज थे, कस्टमरी लॉ डिवाइडेड थे। तो इन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिकली रिफॉर्म करा, कोडिफाई करा मतलब रिटर्न में करा, प्लस यूनिफाई करा। यूनिफाई मतलब एकजुट करा, एकजुट। ठीक है। तो एकजुट करा क्योंकि इंडिया जो था वो पैचवर्क ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ था, जो कस्टमरी प्रैक्टिस था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड था, मतलब अलग अलग था। तो अब क्या है, व्हाई रिफॉर्म वाज नीडेड, ये मैं समझा ही चुका, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स अनक्लियर लॉ था, किस पे क्या लॉ लगेगा, किस सिचुएशन पे क्या लॉ नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा अनक्लियरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से इनको डाइवर्स लॉ को क्या करना पड़ा, यूनिफॉर्म करना पड़ा। ब्रिटिश जजेस थे जो इंग्लिश प्रिंसिपल लगाते थे और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते थे, क्योंकि कस्टमरी लॉ तो कुछ और कहता था। एंड देयर वाज नो यूनिफॉर्म क्रिमिनल, सिविल और प्रोसीजरल लॉ। तो कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल, सिविल और प्रोसीजरल लॉ नहीं था, कस्टमरी लॉ के बेसिस पे डिवाइडेड था। देन आई फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके थ्रू बनी आईपीसी। तो इसमें मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं ये आप देखेंगे, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट करा, और जिसकी वजह से फाइनलाइजेशन हुआ इन 1837 एंड 1860 में ये इन फोर्स में आ गई। और ये फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया है, मतलब ये है हमारा नींव। ठीक है। तो मतलब जो इंडियन लॉ है उसकी नींव है ये। उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, मतलब क्लियर है और सिंपल है, मतलब समझने के लिए आसान है और क्लियर है, प्लस यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस प्रोविंसेस एंड कम्युनिटीज, दैट इज सेकुलर, मतलब आप किसी भी रिलीजन के हो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अगर कोई ऑफेंस किया है तो आपको सजा दी जाएगी। एंड इंस्पायर्ड बाय बेंथमाइट लीगल रिफॉर्म एम्फसाइजिंग यूटिलिटी एंड द रीजन। तो बेसिकली बेंथमाइट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब जो सोसाइटी है वो यूटिलिटी के थ्रू और रीजन के थ्रू चलनी चाहिए। देन सेकंड कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन आई, और उसका जो फोकस एरिया था वो क्या था, सिविल एंड प्रोसीजरल लॉ। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ कमीशन में बना दिया आईपीसी, और सेकंड लॉ कमीशन का जो फोकस था वो सिविल लॉ पे था, मतलब क्रिमिनल लॉ का तो आ गया, अब सिविल लॉ की बात करते हैं। तो सिविल लॉ मतलब सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि सिविल और प्रोसीजरल लॉ है, मतलब प्रोसेस ऑफ सिविल लॉ। तो जो प्रोसेस ऑफ सिविल लॉ है वो है सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज लीगल प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से सिविल केसेस में मूव करना है इन कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें प्लेंट, डब्ल्यूएस मतलब रिटर्न स्टेटमेंट की बात होती है, प्लस जॉइंडर रिजॉइंडर की बात होती है, उसके बाद एविडेंसेस की बात आती है हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट से, जो कि सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पे ही लगती है। ठीक है। देन आती है थर्ड लॉ कमीशन, जिसका फोकस एरिया का था फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर। तो क्रिमिनल लॉज और प्रोसीजर को फर्दर इंप्रूव करना प्रोसेस का मेन एम था। हार्मोनाइजिंग लॉज अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, तो बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया में लॉ चल रहे थे उसको हार्मोनाइज करना मेन उसका एम था। देन आउटकम क्या बना, सीआरपीसी आया। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है। तो अगर आपको क्रिमिनल फील्ड में जस्टिस चाहिए तो आपको सीआरपीसी के थ्रू जस्टिस क्लेम करना पड़ेगा, मतलब
प्रोसेस क्या है किसी भी पर्सन को सजा दिलाने का। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने किसी को उठाया और आईपीसी में पनिश कर दिया। आईपीसी में पनिशमेंट देने का प्रोसेस क्या है। देन इंप्रूवमेंट एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इंप्रूव किया इन थर्ड लॉ कमीशन। उसके बाद फोर्थ लॉ कमीशन आई, ये आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है बट फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे, जिसका फोकस एरिया था कंप्लीशन ऑफ सिविल लॉ कोडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एविडेंस लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, तो बेसिकली सिविल लॉ को इन्होंने कोडिफाई करा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके सिलेबस में ही है। एविडेंस लॉ, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये इसको कोडिफाई करा इन फोर्थ लॉ कमीशन। देन उसके बाद आता है इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जो लॉ कमीशन थी उनका क्या क्या इंपैक्ट रहा इन इंडिया। उसके बाद ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज लेक्स लोकी रिपोर्ट। लेक्स लोकी रिपोर्ट क्या है, तो बैकग्राउंड इसका क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया लीगल सिस्टम वाज पैचवर्क ऑफ पर्सनल लॉ, लोकल कस्टम, कॉलोनियल रेगुलेशंस। पैचवर्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैचेस इन्वॉल्व थे, मतलब कहीं पे पर्सनल लॉ लगाते थे, कस्टमरी लॉ जो कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम में डिवाइडेड था, कहीं पे लोकल कस्टम्स लगाते थे, मतलब उस एरिया के लोकल कस्टम्स क्या कहते हैं, और कहीं पे कॉलोनियल रेगुलेशंस मतलब ब्रिटिश लॉ लगाते थे। ठीक है, डिफरेंट लॉज अप्लाई टू डिफरेंट कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, पारसीज एटसेट्रा, इनके लिए डिफरेंट लॉज रखते थे इनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग। एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए, यूरोपियंस इन इंडिया के लिए नो क्लियर लॉ, कोई क्लियर लॉ नहीं था क्योंकि यहाँ पे तो हिंदू और मुस्लिम में सोसाइटी डिवाइड थी, जिसकी वजह से इनके अलग अलग लॉज लगते थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए कोई भी लॉ नहीं था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिश लॉ लगाते थे, मतलब इंग्लैंड का लॉ। द नीड अरोज फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अभी तक नहीं बन पाया इंडिया में, बट इसका एक बेस फ्रेमवर्क बना के उत्तराखंड में अप्लाई किया गया है। बट इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ उससे लेना देना नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक एग्जांपल आईपीसी भी माना जा सकता है, जिसमें क्या है सेकुलर लॉ है, और जो भी रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजियस बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था, वो खत्म कर दिया आईपीसी ने। वैसे ही अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है वो कस्टम बेस्ड मैरिज ऑब्लिक फैमिली लॉ को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है। देन टू एड्रेस दिस कंफ्यूजन, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले और टास्क विद स्टडिंग एंड रिकमेंडिंग जनरल लॉ। ठीक है, तो बेसिकली उनको टास्क दिया गया फर्स्ट लॉ कमीशन को कि वो स्टडी करे और रिकमेंड करे जनरल लॉ फॉर इंडियन सोसाइटी। अब लेक्स लॉ की रिपोर्ट सबमिटेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, इसको सब फर्स्ट लॉ कमीशन ने सबमिट किया था। एंड इस टाइटल का नाम, इसका टाइटल क्या था, रिपोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ टू इंडिया। तो बेसिकली क्या है, ये एक रिपोर्ट है, क्या इंग्लिश लॉ को इंडिया में अप्लाई किया जाए तो उस पर क्या आउटकम होंगे, तो उसकी एक रिपोर्ट है ये। और जो मेन कंसर्न था, वेदर इंग्लिश लॉ शुड बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ब्रिटिश इंडिया, तो मतलब जो इंग्लिश लॉ है क्या उनको इंडिया पे, जो ब्रिटिश इंडिया है उस पे क्या यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक इसमें स्कोप ऑफ रिसर्च था। मेन रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट क्या था, यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर नॉन हिंदूज एंड नॉन मुस्लिम्स। तो बेसिकली जो पर्सन नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम थे उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ बना दिया। सजेस्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिफाइड सिस्टम ऑफ सिविल लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फॉर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड नॉन इंडियंस इन इंडिया। तो बेसिकली जो हिंदू और मुस्लिम लॉ डिवाइडेड था वो इंडियंस पे या फिर हिंदूज और मुस्लिम्स पे लगता था, बट उन सब्जेक्ट्स क्या थे जो कि ना हिंदू मानते हैं अपने आप को, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम नहीं मानते बल्कि क्या है नॉन हिंदूज है, और वो क्या है नॉन इंडियंस है, तो उनके लिए ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए जैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया। उसके साथ एम्फसाइज एक्सक्लूडिंग पर्सनल लॉज लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस, रिलीजन फॉर इंडियंस। तो बेसिकली क्या है, जो पर्सनल लॉज जो की बात करता था मैरिज, इनहेरिटेंस और रिलीजन को, उसको एक्सक्लूड करने की बात की फॉर ब्रिटिशर्स। देन प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज को प्रिजर्व करने की बात की। हिंदू एंड मुस्लिम शुड कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय देयर ओन रिलीजियस लॉज इन पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें पर्सनल लॉ लगा दो, ऐसा इन्होंने बोला, और मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन को इन्होंने पर्सनल मैटर माना। देन इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्स लोकी, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, अर्ज फॉर जनरल सिविल लॉ कॉल्ड लेक्स लोकी एप्लीकेबल टू एवरीवन नॉट गवर्न बाय पर्सनल लॉ। तो बेसिकली क्या है, लेक्स लोकी एक लॉ बनाया, मतलब लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मतलब वो लॉ जो कि लैंड पे एप्लीकेबल है, और ये किस पे एप्लीकेबल कर था, जो कि गवर्न बाय पर्सनल लॉ नहीं होता था, मतलब जिसका पर्सनल लॉ नहीं है उस पे ये लॉ ऑफ द लैंड लगाया गया। मतलब जो इनिशियली ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया वो उस पे लगाया जो कि लॉ ऑफ द लैंड में, या फिर जिसका पर्सनल लॉ नहीं है उनको गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल सजेस्टेड लॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, क्राइम, टॉर्ट, एविडेंस एटसेट्रा। तो बेसिकली जिनका कोई पर्सनल लॉ नहीं है उन पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी एंड क्राइम, टॉर्ट, एविडेंस के लिए लॉ बनाना जरूरी समझा, और बेस्ड ऑन लीगल
इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल्स। तो ये जो लॉ बना वो इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ, एंड कोडिफिकेशन के बाद क्या हुआ, लॉ इंप्लीमेंट हो गया। देन व्हाट इज लेक्स लोगी, दैट इज लैटिन वर्ड फॉर लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब एक एरिया का क्या लॉ है, इस एरिया का, जैसे मान लो इंडिया का बोला जाता है लॉ ऑफ लैंड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अदर लॉज लाइक बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये क्या है, इंडिया के लॉ ऑफ द लैंड है। इन दिस कंटेक्स्ट इट मींस यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज इन सिविल मैटर्स एक्सेप्ट पर्सनल लॉज इन एरियाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल में जितने एरियाज हैं, पहले जो लॉ ऑफ द लैंड की डेफिनेशन थी उसमें क्या मतलब है, जो ब्रिटिश कंट्रोल में जितने एरियाज हैं उन एरियाज में जिन पे पर्सनल लॉ लगता है उनको छोड़ दो, बाकी जो लोग बचे उसमें यूनिफॉर्म लॉ लगेगा इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्म लॉ लगेगा, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है ये आप देख लोगे, वन वर्ड वन लाइनर है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आउटकम्स आफ्टर द रिपोर्ट्स। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या आउटकम्स थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज कोडिफाइड, इंडियन एविडेंस एक्ट वर कोडिफाइड या इंट्रोड्यूस। उसके बाद प्यूरिस्टिक लीगल सिस्टम बना, प्यूरिस्ट मतलब बहुत सारे, तो प्यूरिस्ट मतलब सेक्युलर कोडिफाइड लॉ, जो कि क्या था, आईपीसी एग्जांपल है जिसका मतलब आपका क्या रिलीजन है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आईपीसी में एक रिलीजन एक बराबर के हो, मतलब कोई भी रिलीजन नहीं है आईपीसी का। एंड पर्सनल लॉज इन फैमिली एंड रिलीजियस मैटर्स को अलाउ कर दिए गए। तो दिस वाज द कंक्लूजन, एंड इसी के साथ हमारी लास्ट यूनिट भी खत्म हो गई। इसी के साथ हमारा लीगल मेथड 2 ओवर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।